Hello everyone, myself Sobi Jain, member of COPS IIT BHU. The topic which I am going to cover today are array, vectors and pairs. So I'll start with array. So what are arrays? It is a collection of items that have same data type, and the items which are stored in an array are stored at contiguous memory allocations. It means that they are stored in continuous blocks of memory. So suppose I create an array having values a, b, c, d, e and f. So it will look something like this. And arrays are zero indexed, that is the first element will be allotted an index 0 instead of 1. So here I'll show how you can declare an array. जैसे यहाँ पे मैंने एक एरे ए जिसका साइज 3 है वो डिक्लेयर किया है. करेंटली इसमें अभी कोई भी वैल्यूज़ नहीं है. नेक्स्ट एक एरे बी जिसका टाइप इंट है. यहाँ पर सारे ये चारों इंट टाइप के एरेज हैं. हम कैर, फ्लोट या कोई भी बेसिक डेटा टाइप के एरेज डिक्लेयर कर सकते हैं. जैसे अभी मैंने यहाँ पे कैर ARR नाम की एक एरे डिक्लेयर किया. इसमें हम कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. यहाँ पे एक एरे सी है जिसका साइज 3 है और ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं बट इसके बीच में कोई वैल्यूज़ नहीं लिखी हैं. इसका मतलब ये है कि जो तीनों एलिमेंट्स हैं सी में उनकी वैल्यू 0 है. और ये ज़रूरी नहीं है कि हम जब भी एरे डिक्लेयर करें तो उसका साइज़ भी डिक्लेयर करें, प्रोवाइडेड कि हम उसके एलिमेंट्स सेम टाइम पे इनिशलाइज कर रहे हैं कि एरे में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. वरना अगर सिंपली इंट डी और ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट विदाउट मेंशनिंग एनी साइज सिर्फ ऐसे ही डिक्लेयर कर देंगे तो वो एरर देगा. अब हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं. यहाँ पर जैसे a0 इक्वल टू 1 लिखा है, इसका मतलब ये है कि ए एरे की फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू 1 है. अब यहाँ पे ऐसे मैं वैल्यूज प्रिंट भी करवा सकती हूँ. ये यहाँ आउटपुट सेक्शन में आ गया कि a0 पे वैल्यू 1 है. नेक्स्ट अब जैसे ये एरे बी है जिसमें करेंटली 5 एलिमेंट्स हैं. अब हमको पूरे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करना है, हमें प्रिंट आउट कराना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इसमें. तो ये हम फॉर लूप यूज़ करके, जैसे ये बी आई लिखा है इसका मतलब ये लूप आई इक्वल टू 0 से 5 तक रन कर रहा है. मतलब B0 B1 अप टू B5 की सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी. ये यहाँ बी में हमने 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ डाली थी, ये यहाँ पर प्रिंट हो गई. अब जैसे ऊपर मैंने मेंशन किया था कि एरेज आर स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशंस, तो वो हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं. जैसे मैंने बी के एलिमेंट्स प्रिंट कराए और वो कौन से एड्रेस पर हैं, या एम्परसेंड साइन से ये शो होता है कि हम उस एलिमेंट का एड्रेस प्रिंट करा रहे हैं. यहाँ पे जैसे सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन में आप देख सकते हैं कि यहाँ एड्रेस 0 पे है, फिर 4 का इंक्रीमेंट हुआ और अब यहाँ 8 आ गया, वापस 4 का इंक्रीमेंट हुआ. सिंस वी नो कि इंट 4 बाइट्स 4 बाइट्स लगते हैं इंट के स्टोरेज में, तो यहाँ पर 4 का इंक्रीमेंट हुआ है. इससे शो होता है कि एक कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक्स में स्टोर होते हैं एरे के एलिमेंट्स. So till now we have only discussed 1D arrays. Now we'll discuss 2D arrays. So we can declare an int type of 2D array like this. Suppose we want to have 3 rows and 4 columns. So an array of int type having 3 rows and 4 columns can be declared like this. And
If now I want to assign some value at 0, 0, again here the rows will be indexed from 0 to 2 and the columns will be indexed from 0 to 3. So here the element on position 0, 0, suppose I'm assigning it 1, and on 0, 1 I'm assigning it as 2. Now if you want to print these values, so it can be simply done like this. So we got the values 1 and 2. Now we'll move to vectors. So vectors basically डायनेमिक एरेज होते हैं, पर उन वेक्टर्स के काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं एरेज के कंपैरिजन में. सबसे पहले तो वेक्टर्स का हमें कोई साइज़ नहीं इनिशियलाइज करना पड़ता है. उसमें हम जितने एलिमेंट्स डालना चाहते हैं, मतलब ऑब्वियसली उसकी एक लिमिट होती है कि हम कितने एलिमेंट्स डाल सकते हैं, बट हमें साइज़ नहीं स्पेसिफाई करना पड़ता है. और वेक्टर्स में काफ़ी सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगी. तो सबसे पहले हम वेक्टर को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं. वेक्टर अगेन हम इंट, कैर, फ्लोट, डबल और भी पेयर्स, इसमें इस टाइप के एलिमेंट्स के वेक्टर्स हम डिक्लेयर कर सकते हैं. जैसे अभी मैं यहाँ एक इंट टाइप का वेक्टर v डिक्लेयर किया. अब अगर मुझे कैर टाइप का वेक्टर चाहिए तो मैं यहाँ पर कैर स्पेसिफाई कर दूंगी. तो अभी हमने ये वेक्टर्स बनाए, ये अभी खाली हैं, इनमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है. अब सपोज मुझे इंट टाइप वाले वेक्टर v में एलिमेंट्स पुश करना है, तो पुश बैक नाम का एक फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम एलिमेंट्स इसमें फीड कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ 1 डाला, अब 2 डाला, एक एलिमेंट हम कैर वाले वेक्टर में भी पुश कर देते हैं. ये हो गया. अब जैसे मुझे देखना है कि क्या क्या एलिमेंट्स मेरे वेक्टर्स में हैं, तो अगेन मैं फॉर लूप यूज़ करके चेक कर सकती हूँ. वी डॉट साइज जो ये फंक्शन है, इससे हमें वेक्टर का साइज पता चल जाता है. तो ये लूप i इक्वल टू 0 से और v का जो भी साइज होगा उससे एक कम वाले इंडेक्स तक चलेगा, क्योंकि वेक्टर्स भी 0 इंडेक्स्ड होते हैं. तो अगर यहाँ पर आप एक इक्वल टू साइन लगा दोगे तो वो v डॉट साइज वाला भी जो एलिमेंट होगा वो भी एक्सेस करने लगेगा, बट उस पर हमने कोई वैल्यू डाली नहीं है, तो वो कोई भी रैंडम वैल्यू प्रिंट कर देगा फिर. तो अभी मैंने वैल्यूज़ 1 और 2 पुश की थी वेक्टर v में, और यहाँ पर अब मुझे आउटपुट में मिल गई वो वैल्यूज़. अब जैसे हमने वैल्यूज़ पुश की, सिमिलरली हम वैल्यूज़ को निकाल भी सकते हैं वेक्टर में से. अब जैसे यहाँ पर अभी 2 है लास्ट पोजीशन पर, सपोज मुझे एंड से एलिमेंट्स रिमूव करने हैं, तो पॉप बैक नाम के फंक्शन की हेल्प से हम ये कर सकते हैं. अब अगेन अगर हमें चेक करना है कि अब कितने एलिमेंट्स बचे हुए हैं वेक्टर v में, अब हमें सिर्फ 1 मिला आउटपुट में, क्योंकि 2 पॉप बैक हो चुका था. अब जैसे हमें कोई सा नया एलिमेंट इंसर्ट करना है कहीं भी बीच में वेक्टर के,
सपोज अभी यहाँ पर 1 बचा था हमारे पास, अब अगर मुझे 2 सामने से इंसर्ट करना है कि 2 फर्स्ट पोजीशन पर हो जाए और उसके बाद 1 आए, तो वो मैं ऐसे कर सकती हूँ इंसर्ट फंक्शन की हेल्प से। यहाँ पर 2 अब फर्स्ट पोजीशन पर इंसर्ट हो गया। अब सपोज जैसे मैंने 2 यहाँ पर इंसर्ट किया, अब मुझे उसको हटाना है वहाँ से कि वापस 1 बचा रहे, या मैं 1 को भी रिमूव कर सकती हूँ। तो सपोज मुझे 2 को रिमूव करना है, तो इरेज फंक्शन की हेल्प से ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 रिमूव हो गया क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको इरेज कर दिया था। नेक्स्ट क्लियर फंक्शन होता है। क्लियर फंक्शन का काम ये होता है कि वो वेक्टर में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबको रिमूव कर देता है वो। जैसे मैं वी डॉट क्लियर करूँ और मैं फिर से वेक्टर के एलिमेंट्स प्रिंट कराऊँ, तो मुझे कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिले क्योंकि वेक्टर खाली हो चुका था। अब एक फ्रंट फंक्शन होता है वेक्टर में के जो फ्रंट एलिमेंट है उसको प्रिंट कराने के लिए। तो अभी करेंटली हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट था, तो अगर मैं वापस एक और एलिमेंट डाल दूँ, मैंने 3 डाल दिया है और 1 हमारे पास ऑलरेडी था। तो अब अगर मैं तो यहाँ पर हमें आउटपुट में 1 मिल गया क्योंकि 1 फर्स्ट एलिमेंट था, दैट इज़ वो फ्रंट पे था वेक्टर के। सिमिलरली अगर हमें एंड वाला एलिमेंट चाहिए कि वेक्टर के एंड में कौन सा एलिमेंट है, तो हम बैक फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ 3 पुश बैक किया था, 1 के बाद 3 था और 3 ही लास्ट एलिमेंट था वेक्टर में, तो उसने बैक फंक्शन की हेल्प से ये वाला लास्ट एलिमेंट प्रिंट कर दिया। और साइज़ फंक्शन जैसे मैं ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर चुकी हूँ कि वो वेक्टर का साइज़ शो करता है। तो अभी हमारे पास सिर्फ 1 और 3 थे, तो साइज़ 2 आना चाहिए वेक्टर का। यहाँ पे हमें साइज़ 2 मिल गया वेक्टर का। अब रिसाइज नाम का एक फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम वेक्टर का साइज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ वेक्टर का साइज़ 2 था, अब मुझे वापस उसका साइज़ 1 करना है, तो मैं रिसाइज फंक्शन की हेल्प से मैंने रिसाइज 1 किया, तो उसका साइज़ अब 1 हो जाएगा और जो लास्ट के बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वो सब चले जाएंगे वेक्टर से। ये पहले 1 और 3 था, अब क्योंकि मैंने उसको रिसाइज करके उसका साइज़ 1 कर दिया, इसीलिए 3 चला गया वेक्टर से। एक एम्प्टी फंक्शन होता है चेक करने के लिए कि हमारा वेक्टर एम्प्टी है या नहीं है। अभी वेक्टर में सिर्फ 1 प्रेजेंट है, तो अब अगर मैं चेक करूं कि वी डॉट एम्प्टी इज इक्वल टू 1, इसका मतलब वो ये चेक कर रहा है कि क्या वेक्टर वी एम्प्टी है। अगर वो एम्प्टी है तो यस प्रिंट कर दे, एल्स नो प्रिंट कर दे। तो इसने नो प्रिंट किया, इसका मतलब हमारा वेक्टर एम्प्टी नहीं था। बट अगर अब मैं वी डॉट क्लियर कर दूँ, दैट इज सारे एलिमेंट्स निकाल दूँ वेक्टर से और वापस सेम चीज़ चेक करूँ कि क्या वेक्टर एम्प्टी है या नहीं है, तो अब इसने यस दे दिया सेकेंड टाइम में क्योंकि हमने वेक्टर को क्लियर कर दिया था।
नेक्स्ट हम आएंगे इटरेटर्स पर। तो इटरेटर्स ऑब्जेक्ट्स जैसे होते हैं जो कि किसी कंटेनर के एलिमेंट को पॉइंट करते हैं। वो एलिमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताते हैं, सिर्फ उसको पॉइंट करते हैं। तो जैसे बिगिन और एंड से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इटरेटर को डिक्लेयर कैसे करना है। ITR नाम का इटरेटर मैंने डिक्लेयर किया। अब जैसे मैंने ITR की वैल्यू v डॉट बिगिन सेट कर दी। इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ये इटरेटर उसको पॉइंट करेगा, उसकी वैल्यू नहीं बताएगा, वो सिर्फ उसको पॉइंट कर रहा है। अब सपोज मुझे इस इटरेटर की हेल्प से वो वैल्यू एक्सेस करनी है, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ। ये हमारे पास 1 आ गया क्योंकि 1 फ्रंट में था वेक्टर के और बिगिन उस फ्रंट वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था। यहाँ हमने स्टार ITR की हेल्प से स्टार ये शो कर रहा था कि जो इटरेटर उस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है हमें उसकी वैल्यू एक्सेस करनी है। तो जैसे एंड और बिगिन होते हैं वैसे ही आर बिगिन और आर एंड होते हैं। आर बिगिन लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है और आर एंड जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट के भी पहले वाले को पॉइंट करता है। अब जैसे अगर हमें वेक्टर को रिवर्स ऑर्डर में ट्रैवर्स करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक रिवर्स इटरेटर डिक्लेयर करेंगे। अब यहाँ 3 और 1 जैसे कि हमने देखा वेक्टर को हमने रिवर्स ऑर्डर में ट्रैवर्स कर लिया। अब जैसे और जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हमें सॉर्ट करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जैसे करेंटली हमारे पास 1 और 3 हैं और अब मैं 2 भी पुश बैक कर दूँ। तो अभी हमारे पास एलिमेंट्स का ऑर्डर है 1, 3 एंड 2। अब अगर हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसा हमें रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट सॉर्ट हो गए। अब अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है इन्हें तो ऐसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन में हमें 1, 2, 3 मिलेगा और सेकेंड लाइन में 3, 2, 1। ये यहाँ लाइन चेंज नहीं हुई।
यहाँ पहले फर्स्ट वाले लूप का रिजल्ट 1 2 3 है, और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के बाद हमें 3 2 1 मिला। अब हम आएंगे लोअर बाउंड और अपर बाउंड पर। तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या होता है? अपर बाउंड जब हम यूज़ करते हैं तो वो एक इटरेटर रिटर्न करता है, जो कि उस एलिमेंट को पॉइंट करता है जो हमारे गिवन एलिमेंट से स्ट्रिक्टली बड़ा होता है। जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे इसमें 1 2 और 3 हैं एलिमेंट्स। तो अब जैसे मैं चेक करूँ कि मुझे 2 का अपर बाउंड फाइंड करना है, तो जैसे मैंने बताया कि वो उस एलिमेंट को पॉइंट करेगा जो 2 से स्ट्रिक्टली बड़ा होगा, डैट इज यहाँ पर 3 है। ऐसे ही अगर मैं 1 का यहाँ अपर बाउंड चेक करूँ तो हमें 2 मिलेगा। सपोज हमारे वेक्टर में 7 भी होता। अब अगर मैं 5 का अपर बाउंड चेक करती तो 5 से नेक्स्ट जो भी बड़ा एलिमेंट है जो कि 7 है, तो हमें 7 मिलता आंसर में। और सपोज मैं 8 का मुझे अपर बाउंड चेक करना है। अब क्योंकि इस वेक्टर में 8 से बड़ा कोई एलिमेंट तो है नहीं, तो वो v डॉट एंड को पॉइंट करेगा वो इटरेटर। सिमिलरली लोअर बाउंड के लिए, लोअर बाउंड उस एलिमेंट को पॉइंट करने वाला इटरेटर रिटर्न करता है जो कि हमारे गिवन एलिमेंट से या तो इक्वल होगा या फिर ग्रेटर होगा। अब जैसे मैं अगर 2 का लोअर बाउंड फाइंड करना चाहूँ तो मुझे आंसर 2 मिलेगा। जैसे मैं 5 का लोअर बाउंड चेक करूँगी तो आंसर मुझे 7 मिलेगा, क्योंकि 5 के इक्वल यहाँ कोई एलिमेंट तो है नहीं। तो नेक्स्ट जो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू एलिमेंट होगा उसको पॉइंट करने वाला इटरेटर रिटर्न होता है। अब हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? यहाँ v डॉट बिगिन और v डॉट एंड ये शो करता है कि हम वेक्टर के स्टार्टिंग से एंड तक पूरे एलिमेंट्स में हम चेक कर रहे हैं कि हम, जैसे हमें 2 का फाइंड करना है अपर बाउंड, कि स्टार्टिंग से एंड तक में फाइंड करो कि 2 का अपर बाउंड क्या है। अब अगर मुझे प्रिंट कराना है तो सिंस आई टी यहाँ पर इटरेटर है, तो अब अगर मुझे इंडेक्स चाहिए कि कौन से इंडेक्स पर है, तो वो ऐसे मिल सकता है। आई टी यहाँ ऑलरेडी डिक्लेयर था, तो हम नया वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें आंसर 3 मिलेगा। ये 3 आ गया यहाँ पर क्योंकि अभी करेंटली वैल्यूज 1 2 और 3 थी, और सिंस जस्ट स्ट्रिक्टली बड़ा एलिमेंट 3 था तो हमें आंसर में 3 मिल गया। सिमिलरली अब अगर मुझे लोअर बाउंड चेक करना हो, अब जैसे यहाँ पर मैंने एक पेयर p डिक्लेयर किया है जो इंट कॉमा कैर टाइप का है। तो अब अगर इसमें मुझे वैल्यूज स्टोर करानी है तो फर्स्ट प्लेस पे जो वैल्यू रखने के लिए मैं p डॉट फर्स्ट यूज़ करूँगी। सिंस वो इंट टाइप का है तो मैंने यहाँ वैल्यू 1 रख दी। अब सेकंड वाला जो पार्ट है इस पेयर का, वो कैर टाइप का है, तो उसमें मैं कोई सा कैरेक्टर स्टोर कर दूँगी। अब अगर मुझे ये वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है तो ये सिंपली ऐसे हो जाएगा। यहाँ 1 और c मिल गया अपन को। अब और भी तरीके हो सकते हैं वैल्यू स्टोर कराने के। सपोज़ मैं दूसरा पेयर इंट कॉमा इंट टाइप का क्यू मैंने ये डिक्लेयर किया। अब मेक पेयर फंक्शन यूज़ करके मैं 1 2 का पेयर बना रही हूँ। तो अब क्यू में क्यू डॉट फर्स्ट की वैल्यू 1 हो गई और क्यू डॉट सेकेंड की वैल्यू 2 हो गई। इसको फिर से अपन प्रिंट करा सकते हैं।
तो अब 1 और 2 मिल गया। ऐसे ही हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करके पेयर्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये पेयर क्यू बनाया है मैंने, अब मैं एक और पेयर बनाती हूँ। मैंने सेम वैल्यूज स्टोर करवाई इसमें। अब अगर मुझे चेक करना है इफ़ q इज इक्वल टू r, देन यस प्रिंट करना, एल्स नो। तो सिंस q और r में सेम वैल्यूज थी तो इसीलिए उसने यस प्रिंट किया। अब अगर मैं इसकी वैल्यूज़ चेंज कर दूँ, इसको 3,2 बना दूँ, और अब मैं ये चेक करूँ कि इफ़ दे आर नॉट इक्वल तो यस प्रिंट करना है। तो सिंस अब ये पेयर्स इक्वल नहीं थे तो इसीलिए इसने यस प्रिंट किया। अब जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे चेक करना है, तो अगेन मैं अगर इसको 1,3 बना दूँ आर को, और ये चेक करूँ कि इज़ क्यू लेस देन आर, अगर क्यू आर से छोटा होगा तो यस प्रिंट कराना है, वरना नो। तो इसने यस प्रिंट कराया। यहाँ पे पहले वो फर्स्ट पार्ट को कंपेयर करता है, सिंस 1 और 1 इक्वल थे इसलिए वो फिर सेकंड पार्ट पे मूव किया। तो यहाँ पर क्यू डॉट सेकेंड जो था वो आर डॉट सेकेंड से छोटा था, तो इसका मतलब क्यू आर से छोटा हो गया, इसलिए उसने यस प्रिंट कराया। सिमिलरली ग्रेटर देन के लिए भी हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वेक्टर्स ज़रूरी नहीं सिर्फ बेसिक डेटा टाइप्स के बने, हम पेयर के भी वेक्टर बना सकते हैं। मतलब वेक्टर के जो एलिमेंट्स होंगे वो पेयर फॉर्म के होंगे, तो वो मैं ऐसे बना सकती हूँ। मैंने एक वी वेक्टर बनाया जिसका हर एलिमेंट एक पेयर होगा और वो पेयर इंट कॉमा इंट टाइप का होगा। अगेन अगर मुझे उसमें वैल्यूज़ एंटर करानी है तो मैं पुश बैक फंक्शन यूज़ करूँगी, और ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स की हेल्प से भी मैं वैल्यू स्टोर करा सकती हूँ, या फिर मेक पेयर फंक्शन की हेल्प से भी कर सकते हैं ये। अब अगर मुझे चेक करना है कि मेरे वेक्टर में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, तो सिंस अब यहाँ पर जो वेक्टर है वो उसका हर एलिमेंट एक पेयर टाइप का है, तो अगर मुझे अगर ये नॉर्मल इंट टाइप का होता तो मैं इसको सी आउट वी आई कर देती नॉर्मली हर एलिमेंट प्रिंट कराने के लिए। पर सिंस अब ये पेयर फॉर्म में है इसका एलिमेंट, तो मुझे वी आई डॉट फर्स्ट और वी आई डॉट सेकेंड ऐसे करके प्रिंट कराना पड़ेगा। तो हमारा पहला पेयर 1,2 था और दूसरा 2,3 था। अब इन केस अगर मैं इसको नॉर्मल वी आई करके प्रिंट कराती तो यहाँ हमको एरर मिल जाता, क्योंकि ये उस डिज़ायर्ड फॉर्म का नहीं है जिस फॉर्म में हमारे एलिमेंट स्टोर्ड हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था एरेज वेक्टर्स और पेयर्स का। थैंक यू।